कैंसर नाम डरा देता है बिकॉज हमको ये लगता है कि कैंसर हो गया तो अब बस ये ज़िंदगी का आखिरी पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेज 4 कैंसर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सालों से जी रहे हैं। हल्दी एक ऐसी नेचुरल चीज़ पर वाले ने हमको दी है जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ऐसे 36 चीज़ों को रोकती है जिसकी वजह से कैंसर बनता है। तो वो प्रोडक्ट्स क्यों बिकते हैं हमारे भारत में जिनसे कैंसर होता है? पॉलिसीज़ होती हैं ना, जो पॉलिसीज़ देश के लिए होती हैं, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती हैं। इंडिविजुअल से देश बनता है सर। इंडिविजुअल अगर एक को कोविड हुआ था तो आप देखिए सर कहाँ कहाँ कोविड हुआ था। हल्दी को अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। हल्दी हर चीज़ में मदद करती है। कितना खतरनाक हो सकता है किसी की? कितना कौन जिएगा ये तो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कि अगर सफ़ेद और भूरा चावल वहाँ पड़ा हुआ है, कोशिश करिए भूरा चावल उठाइए। जिनसे हमको पता है कि इसमें हेल्थ हजार्ड्स हैं, अगर हम रेगुलर इंटेक करेंगे, हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ये सब ने बोला है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, स्टडी भी बोलती है, गवर्नमेंट भी बोलती है, फिर भी वो प्रोडक्ट है और उसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है सर। ये देखिए, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, गवर्नमेंट की इन चीज़ों पे कमेंट करने के लिए। दिखता तो सिगरेट भी है सर, उस पर वार्निंग तो है सर कम से कम। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट ऑफ इन खबर, और मैं हूं करण आपके साथ। और आज हम एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं। बात करेंगे कैंसर के ऊपर। जो तमाम बातें घूम रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ डाउट्स हम क्लियर करना चाहेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो में अर्पण तलवार जी, को फाउंडर आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर। कैसे हैं सर? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इन खबर पे। सर, पहला सवाल आपसे है। बिल्कुल सर। कैंसर का जब भी हम नाम सुनते हैं, एक मतलब जिसको कहते हैं ना, डर हो जाता है, एक फैमिली में डर हो जाता है, पूरे परिवार में डर हो जाता है। अगर हमारे किसी को भी एक कैंसर होता है तो एक डर का माहौल हो जाता है। तो कितना डरना जरूरी है कैंसर से? कैंसर से डरना थोड़ा ज़रूरी भी है और नहीं भी है। अगर कैंसर लेट स्टेज हो जाता है, हाँ, थोड़ा डर की बात होती है, बिकॉज तब ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कैंसर अर्ली होता है, अर्ली स्टेज होता है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 और बहुत हद तक स्टेज 3 में भी, तब जो ट्रीटमेंट होता है उसका, वो पूरी तरीके से हम क्योर पे पहुंच सकते हैं उसके। तो जब आप अर्ली स्टेज हो, वो कैंसर नाम डरा देता है बिकॉज हमको ये लगता है कि कैंसर हो गया तो अब बस ये ज़िंदगी का आखिरी पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इवन स्टेज 4 कैंसर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सालों से जी रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा डरने की बात है, लेकिन जितना डर बन चुका है, नहीं, उतना डरने की बात नहीं है इसमें। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो ट्रीटमेंट्स पे भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च आई थी जिसमें ये था कि जो पेशेंट्स खुद अपना ट्रीटमेंट खुद मैनेज करते हैं या जिनके बच्चे होते हैं, तो ये लोग जनरली मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि अपना खुद ट्रीटमेंट मैनेज कर रहे हैं या वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। ऐसे लोग कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं। सर, आपने ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट तो सब लेते ही हैं, जैसे ही अगर हम कुछ डिटेक्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ जो है ना, होम रेमेडीज भी हम लोग शुरू कर देते हैं। तो कैंसर में होम रेमेडीज का कितना बेनिफिट होता है? होता भी है या नहीं है? मिथ्स हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा होम रेमेडीज़ को हमने होम रेमेडीज़ ही बना दिया है और उसको सही से साइंटिफिकली नहीं लिया आज तक। और मैं बहुत बात करता हूँ इंडस्ट्री में इस चीज़ की कि जो हमारा हम होम रेमेडीज़ को थोड़ा पैरेलली यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेदा के साथ, क्योंकि आयुर्वेदा में भी हम नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं। हमारे अभी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जगह पे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि हमने इन नेचुरल चीज़ों को, अब चाहे हम होम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे, है तो वो नेचुरल ही, या अगर हम नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें या और सिद्धा मेडिसिन की बात करें, हमने इसको मॉडर्न मेडिसिन से अभी तक लिंक नहीं किया। वहाँ कमी है। अगर आप आज बात करें चाइना के अंदर, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, एक्चुअली ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को इतना डेप्थ में जाके नेचुरल साइंस, आज की साइंस के साथ जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर को हम बात करते हैं कि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो शरीर के अंदर कुछ पाथवेज होते हैं उस पे मूव करता है, और हमारी ये नेचुरल मेडिसिन उन पाथवेज को ब्लॉक करती हैं। लेकिन मेरा एविडेंस कहाँ है उन आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेके? चाइना अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के साथ साथ एविडेंस ला रहा है आजकल, और वो हमें लाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर आप कुछ समय पीछे चले जाएं तो बहुत सारी कैंसर की दवाइयाँ भी नेचुरल ही थी। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग, हम कुछ ड्रग्स हैं जैसे हम विंका रोजेस एल्कलॉइड्स हैं हमारे, जो कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, वो एक्चुअली प्लांट डेरिवेटिव्स हैं। पहला कीमोथेरेपी ड्रग भी प्लांट डेरिवेटिव था, फिर हमने उसके साइंटिफिक मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दिए।
सो ऐसा नहीं है कि नेचुरल में कुछ आंसर्स, नेचुरल में बहुत सारे आंसर्स हैं, बस सही तरीके से उसको यूज़ करने की ज़रूरत है आज। बट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? आप एक बात बताइए, मेरा ये सवाल है, जो कैंसर वर्ड है ना, उसमें जितनी भी हमारी आबादी है भारत की, जिसमें अगर हम टीयर 2 टीयर 3 की बात करें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम यूएस से जाएं, अमेरिका जाएं, इतने बड़े इलाजों केमियो ये सब हम करा पाएं। लोग जाते हैं, हम नेचुरल घर की दवाइयाँ खाएं या घर के सप्लीमेंट्स खाएं। तो अगर इतना फ़ायदा है नेचुरल दवाइयों में या नेचुरल सब्सटेंसेस में, तो अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया उसको? सर समय आएगा उसका भी, अभी तक हुआ नहीं है वो। टाइम आएगा उसका भी, वो भी होगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अभी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन धीमे धीमे साइंटिफिकली मैप होनी शुरू हो गई है, धीमे धीमे ये भी मैप होगी साइंटिफिकली। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में हम, एक होता है तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इंडिया से बहुत पेशेंट सोचते हैं कि हम यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं और कंट्री चले जाएं इलाज के लिए। आज हमारे कंट्री में वो सारा इलाज अवेलेबल है, सारा इलाज अवेलेबल है। अगर मैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करूं, नेचुरल की ना बात करूं, कन्वेंशनल की भी बात करूं, हमारे पास बस वो नहीं है। कोई अगर नया मॉलिक्यूल इन्वेंट हुआ है उस देश के अंदर, यूएस में अगर उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, वो क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के लेट्स से 2 साल के बाद वो ट्रीटमेंट हमारे पास पहुंचता है। उसके अलावा सारा ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट आज की तारीख में हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतने इंटरनेशनल पेशेंट्स को ट्रीट करता है। हमारे पास पेशेंट यूएस से हैं, यूके से हैं, फ्रांस से हैं, न्यूजीलैंड से हैं इस समय, जो वहाँ वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं जो यहाँ ले रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हम वो समझ तक नहीं पहुँच पाए। तो आपका ये सवाल हो सकता है क्यों नहीं पहुँच पाए, उसके लिए क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, कोई सेलिब्रिटी ले लें, वो सब बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? भारतीय जो जनता है हमारी, जो भारतीय लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि इलाज इसका सिर्फ बाहर ही है। ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा इलाज हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ बाहर जाने, अगर आप देखिए कुछ सेलिब्रिटीज को जो बाहर गए हों, कुछ ठीक होके आए और कुछ ठीक होके नहीं आए। अगर बाहर ही सारा इलाज होता तो सब ठीक होके आते। कुछ सेलिब्रिटीज को हम जानते हैं जो ठीक नहीं हो पाए बाहर जाने के बाद। जैसा मैंने कहा, बाहर सिर्फ क्या आपके पास ज्यादा अवेलेबल है, अगर कोई आंसर नहीं बचता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है और वहां पर उसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं उस कंट्री के अंदर, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स में या यूनाइटेड किंगडम में, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक्सेस करने के लिए आप बाहर बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा सारा ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है आज की तारीख में। जी, मैं इसमें एक नाम और ज़रूर लूँगा। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू, जो बहुत ट्रेंड किए अपने स्टेटमेंट को लेके कि उनकी वाइफ को कैंसर था और होम रेमेडीज़ के चलते वो ठीक हो पाई, जितना उन्होंने बताया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट में थोड़ा सा यू टर्न भी लिया कि नहीं, इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो होम रेमेडीज़ पे मैं दोबारा आऊँगा सर। कितनी ज़रूरी है ये होम रेमेडीज़? और जैसे जब भी हम डायग्नोस होते हैं कोई कैंसर, तो हमको बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना, आइडियाज़ मिलते हैं कि आप तुलसी का पानी पीजिए, आप विटामिन सी खाइए, आप हल्दी खाइए। तो ये कितना और कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए? कौन बताएगा? कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ही नहीं है कि हमको विटामिन सी लेना भी चाहिए या नहीं, हमको तुलसी खानी भी चाहिए या नहीं। तो ये कौन बताएगा सर? ये रेगुलेशंस कब आएंगे? कब ये आम जनता को पता चलेगा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? पहले तो इसको आंसर करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी सच्चाई पे, ये कहाँ जा रहा है उसके ऊपर पहले बात करूंगा, और फिर ये कब होगा, ये हम सबको मिलके, हम पूरी जनता को मिलकर, सरकार को मिलकर इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा कि कब हम इसको रेगुलराइज करेंगे और साइंस बैक्ड करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको इसकी थोड़ी सी साइंस समझाना चाहता हूँ। साइंस क्या है? आज की तारीख में आप अगर रिसर्च पेपर्स पढ़िए, इतना डेटा अवेलेबल है पिछले 15 साल में, जो कैंसर को डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि कैंसर एक जीनोमिक डिजीज होती है। एक जीन म्यूटेट होता है, उसके बाद कैंसर फॉर्म होता है। लेकिन एक बार जब कैंसर फॉर्म हो जाता है तो वो कैंसर फॉर्म होने के बाद मल्टीपल और डाउनस्ट्रीम जीन्स को म्यूटेट करता है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, इवन अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए। मेटाबॉलिक नीड्स क्या है? एक ट्यूमर की जब ग्रोथ हो रही होती है, वो ट्यूमर हमारे नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा तेजी पे ग्रो करता है। कितना तेजी पे ग्रो करता है? 30 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, कोई डेटा नहीं है कितने गुना ज़्यादा, पर हर टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है और उस पर्टिकुलर कैंसर पे वहाँ डिपेंड कर रहा होता है। नाउ इस कैंसर को फीड होने के लिए उसकी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मतलब जैसे हमारी हर सेल की नीड्स हैं, उस ट्यूमर की भी नीड्स हैं। और क्या नीड्स हैं? जैसे हर सेल की नीड हमारी होती है ग्लूकोज, फैट और डिफरेंट प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, ऐसे ही उस ट्यूमर की भी नीड्स है ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो, पर बहुत ज़्यादा गुना उसकी नीड होती है।
आज इतना डेटा अवेलेबल है कि हमारे रिसर्च में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहाँ पर हम ये बता चुके हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा मेटाबॉलिक फिनोटाइप ऑफ आपका कैंसर टाइप, जिस भी पेशेंट का कैंसर टाइप है, और आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि वो ये बता रहा होगा कि ये कैंसर जो है ये ग्लूकोज पे ज़्यादा फीड करता है, कि ये फैट पे ज़्यादा फीड करता है, कि किसी और चीज़ पे ज़्यादा फीड करता है। अब हमें ज़रूरत क्या है? अब हमें ज़रूरत है कि जब हमने मेटाबॉलिक फिनोटाइप समझ लिया उस पर्टिकुलर डिजीज़ का, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन कैंसर है, ग्लियोब्लास्टोमा है, ग्लियोब्लास्टोमा इतना डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है आज की तारीख में कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्लूकोज ड्रिवन कैंसर है। तो हमको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को शरीर में रोक सके। अब सवाल आता है वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो रोक सकती है? नेचुरल ट्रीटमेंट आप जब यूज़ करते हैं तो नेचुरल ट्रीटमेंट में ऐसे बहुत मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये किस्मत की बात होती है, अगर आपका वो मेटाबॉलिक फिनोटाइप और वो म्यूटेशंस और वो पाथवे आपके नेचुरल से फिट बैठ गए तो आपका डिजीज रिग्रेस करना स्टार्ट कर देता है, नहीं बैठे तो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तभी क्या होता है, आप बहुत सारी अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी आप अगर नेचुरल जगहों पे जाएंगे तो कई पेशेंट्स का आप देखेंगे एकदम से ट्यूमर नीचे आने शुरू हो गया, जिसकी वजह से ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है और कुछ का नहीं होता है। यह किस्मत की बात होती है कि उसका जो मेटाबॉलिक फिनोटाइप है या उसके जो जेनेटिक म्यूटेशंस के पाथवे हैं वो ये पर्टिकुलर नेचुरल जो आप ट्रीटमेंट ले रहा है उसके ऊपर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। सवाल आता है, आपने कहा हल्दी का। हल्दी एक ऐसी नेचुरल चीज़ ऊपर वाले ने हमको दी है जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ऐसे 36 चीज़ों को रोकती है जिसकी वजह से कैंसर बनता है। मैं साइंटिफिक में नहीं जाऊंगा, उसको हम पाथवेज बोलते हैं। 36 ऐसे पाथवेज को रोकती है जिससे कैंसर बढ़ता है आगे। सवाल आता है, तो मैंने तो हल्दी बहुत खाई थी। कितनी हल्दी खाई थी आपने? अगेन रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि आपको 3 से 5 ग्राम हल्दी नहीं, हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं, जो हल्दी का पीलापन देता है, हमें वो खाना है। और हल्दी के अंदर सिर्फ 2 से 3% करक्यूमिन होता है। तो क्या आप 200 ग्राम या 150 ग्राम हल्दी रोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसीलिए आपको करक्यूमिन खाने की ज़रूरत है 3 से 5 ग्राम। उस पर भी प्रॉब्लम होती है कि 3 से 5 ग्राम करक्यूमिन जो होता है वो बायो अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको किसी ना किसी फैट सॉल्युबल फॉर्म के साथ उसको खाना चाहिए। हमने इसीलिए एक नई कंपनी बनाई यहाँ पर इंडिया के अंदर, जिसका नाम हमने लिखा प्यूरो बेस्ट, हमारे प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें हमने ऐसी हल्दी बनाई जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है। और एक पर्टिकुलर सर्विंग के अंदर हमने 2.5 ग्राम करक्यूमिन दिया और उसको ऐसा फैट सॉल्युबल करा कि वो 2.5 ग्राम करक्यूमिन उसके पेट से निकल के ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंचे, ताकि कैंसर पेशेंट को एक्चुअली आराम मिले। आपको एक और मैं स्टोरी सुनाता हूँ। यूएस में एक छोटी सी स्टडी हुई ग्लियोब्लास्टोमा पेशेंट्स को रेडिएशन के टाइम पे। रेडिएशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, जब रेडिएट करते हैं ब्रेन को तो ब्रेन में सूजन होती है, सूजन को हम एडिमा बोलते हैं। जो ब्रेन कैंसर के पेशेंट को कभी दर्द नहीं होता, दर्द होता है सूजन से। प्रॉब्लम्स होती है, उल्टी होती है, बाकी प्रॉब्लम्स होती है, वो सूजन से होती है। तो उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने 20 पेशेंट को रेडिएशन दिया एक ग्रुप के अंदर, जिसमें उन्होंने स्टेरॉइड दिए, डेक्सामेथासोन। Obviously, dexamethasone is a wonderful steroid and should be given. And दूसरे पेशेंट्स को उन्होंने डेक्सामेथासोन तो दिया ही दिया, साथ में उन्होंने एक हर्ब होती है बॉस्वेलिया सिराटा, और साथ में वो हर्ब भी दी। कितनी दी? 5 ग्राम दी। अब दोनों पेशेंट्स के रेडिएशन खत्म होने के बाद जब उन्होंने MRIs किए तो उन्होंने देखा कि जो ग्रुप था 20 पेशेंट का, जिसमें हमने बॉस्वेलिया सिराटा प्लस डेक्सामेथासोन वाला जो ग्रुप था, उसके अंदर 43% लेस एडिमा है या 43% लेस सूजन है उसके ब्रेन में। क्यों? क्योंकि बॉस्वेलिया सिराटा के अंदर एक मॉलिक्यूल आता है जिसको बोलते हैं एसिटिल कीटो बॉस्फेलिक एसिड। एसिटिल कीटो बॉस्फेलिक एसिड जो है वो ऊपर वाले का दिया हुआ वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी है, पर उतना ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट नहीं है जो कि रेडिएशन को कम करेगा। तो इंपैक्ट ऑफ रेडिएशन दोनों ग्रुप में सेम रहा, लेकिन उस पेशेंट को 43% लेस एडिमा मिला, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई। तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि 5 ग्राम आपका बॉस्वेलिया का रिजल्ट था, हमने 5 ग्राम बॉस्वेलिया के अंदर जितना एसिटिल कीटो बॉस्फेलिक एसिड था उसको निकाल के अब एक कैप्सूल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए 5 ग्राम खाना इतना आसान नहीं है।
हमने उनकी लाइफ को भी और आसान करने की कोशिश की। मैंने ये सब चीज़ें अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के दौरान देखा, 100 गोलियां नहीं खा सकते, तो उनकी लाइफ को भी ईजी बनाना है और रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। हैंस हमने वो एक बस कैप्सूल बनाया कि अब जो 5 ग्राम का जो असर था वो एक कैप्सूल में आ जाएगा, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही निकाल लिया उसमें से। सो ऐसे बहुत स्टडीज़ हैं, तो हमको राइट मैपिंग चाहिए जो अभी है नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये तो देखिए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कैंसर कोई कोल्ड या कफ नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर हम इसमें अगर हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग या तो हम सीरियस नहीं है इस डिजीज को लेके। सर ये डिजीज जो है ना, इसका आंसर बड़ा मुश्किल है दे पाना। ये डिजीज, इस डिजीज का इलाज निकालना महंगा भी होता है, रिसर्च जाती है बहुत, और नेचुरल मॉलिक्यूल्स पे जब आप रिसर्च करते हो पेटेंट नहीं करा सकते आप, और जब आप पेटेंट नहीं करा सकते कोई इस पर रिसर्च नहीं करता। नहीं तो सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने ये कहा कि इलाज बहुत, रिसर्च बहुत महंगा है, तो वो प्रोडक्ट्स क्यों बिकते हैं हमारे भारत में जिनसे कैंसर होता है? सर अब इसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स क्यों बिकते हैं जिससे कैंसर होता है, कैंसर आज की तारीख में तो कार्सिनोजेंस तो हमारे हर तरफ है हमारे, बाहर पॉल्यूशन है वो भी कार्सिनोजन है। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एट सम पॉइंट इन टाइम there could be brief increase in lung cancer cases in Delhi because of all the pollution. अब उसके पीछे कोई आंसर नहीं है कि पॉल्यूशन का क्यों हो रहा है। हम सबको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम नहीं अभी उसको कंट्रोल कर पा रहे। हमारा यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स बहुत बढ़ चुका है। हम आज भी हम अपने कल्चर को छोड़ के बहुत एक्सटेंसिव वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स खाते हैं, हमारा एक्सरसाइज पैटर्न्स नीचे आते चले जा रहे हैं, हम बहुत डेस्क बेस्ड जॉब्स करने लग गए हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं जो कि शायद हम अवॉइड कर सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एक सोसाइटल चेंज आ रहा है जिसको कभी कभी रोक पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये भी कारण है कि आज की तारीख में कैंसर डिटेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, आज की तारीख में हमारे पास ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से हम डिटेक्ट भी कैंसर ज़्यादा कर रहे हैं। यस, कैंसर हो भी ज़्यादा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द कार्सिनोजेंस विच इज़ अराउंड अस, और दोनों का ही मिश्रण है आज की तारीख में जो हम नंबर्स देखते हैं आज की तारीख बिल्कुल सही बात कही आपने कि अभी डिटेक्ट हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, इससे सर्वाइवल रेट ज़रूर बड़ा होगा। बट सर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम वार्निंग तो देते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम वार्निंग नहीं देते। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं सर, शुगर जिसको मैं कहूँ आम भाषा में, अगर हम जितनी चीनी खाएं हमको लगता है कि ये कैंसर को बढ़ावा देती है, शुगर इनटेक। सिर्फ ये तो एक कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा और भी पैक्ड फूड्स और ये सब अवेलेबल है। क्या इस पे कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए सर? सर गाइडलाइंस तो बिल्कुल आनी चाहिए, और इसका यूज़ स्पेसिफिकली इन आवर अर्ली एज पॉपुलेशन, इन आवर किड्स शुड बी रिड्यूस। और आज की तारीख में आप देखिए सबसे ज़्यादा कैंडीज़ और शुगर लेडेड प्रोडक्ट का यूज़ बच्चे ही सबसे ज़्यादा करते हैं। हर पार्टीज में यूज़ होता है सर, हर फंक्शन में यूज़ होता है। आप कहीं पे भी चले जाएं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है, और हम इनटेक भी बढ़ा सकते हैं। मतलब उनका इतना ज़्यादा इनटेक है कि उसके बिना अधूरा है। तो इतना हमारी लाइफस्टाइल में ये सब घुस चुका है। और दूसरी बात ये है कि हमको ये भी नहीं पता कि हमारे लिए इनटेक कितना है। कोई नहीं पढ़ता पैक के पीछे कि आपको सिर्फ 20 ग्राम खाना है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। क्यों नहीं है सर, ये गाइडलाइंस क्यों नहीं है? सर एजुकेशन की कमी है। आज की तारीख में हम कितना बात करते हैं कि हम इंडियन पॉपुलेशन को हम मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं। आज की तारीख में अमेजोन खरीदने वाला पूरा 140 करोड़ 1.4 बिलियन इंडिया नहीं है। सो क्यों नहीं है? बिकॉज 1.4 बिलियन पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ, 1.4 बिलियन पीपल आर नॉट कम्प्लीटली, दे डू नॉट नो व्हाट इज राइट फॉर देम। क्यों अवेयर नहीं है हम लोग? कोई गाइडलाइंस नहीं है हमारे लिए। सिर्फ ये बोला जाता है कि FCCI ने फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव तो किया है, बट कोई ये नहीं बताता कि ये आपके कंजम्पशन के लिए है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ज़रूर हमको जागरूक करते हैं, पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्राइवेट इनिशिएटिव्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल जिनको हम बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत आस से देखते हैं कि यार ये हमारे लाइफ सेवर हो सकते हैं, ये हमको कभी एजुकेट नहीं करते। और सिर्फ जब अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम डिटेक्ट हो जाते हैं कैंसर से, तब हमको एक चार्ट बना के दिया जाता है कि आपको ये अवॉइड करना है,
ये अवॉइड करना है, तब तक तो सर, बहुत आज लेट की नहीं हो तारीख सकता में है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे, हर प्रोडक्ट के पीछे उसका शुगर कंजम्पशन कितना है, उसकी कितना है, उसके अंदर वो लिखा होता है। लेकिन कितनी हमारी आबादी है जो उसको समझ सकती है कि उनको खाना है कि नहीं खाना है। और वहाँ पर आ जाता है एजुकेशन। आप और मैं एजुकेटेड हैं तो हम पीछे पलट के देखते हैं, आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो क्योंकि आप देखते हो, इसीलिए सवाल पूछते हो। कितनी आबादी, वो आबादी तो हमारी वो है जिनको 2 वक्त का खाना चाहिए आज की तारीख में। अब खाने के लिए वो ये नहीं देख रहे मुझे शुगर मिल रहा है कि फैट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड फॉर देम। वो तो बात तब आती है जब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी अर्बन सोसाइटीज़ की ज़्यादा आ गई है, और अर्बन सोसाइटीज़ में तो आप और मेरे जैसे लोग हैं। नहीं, हम तो खुद भी रोकते नहीं है कि अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो हम कहते हैं कि यार कुकीज़ खा ले। ये हम खुद भी धकेल रहे हैं अपने पूरी जनरेशन को। वही अवेलेबल है क्योंकि पूरा पूरा इन्वायरमेंट हैज़ चेंज नाउ। वही अवेलेबल है, पैकेज्ड कुकीज़ अवेलेबल हैं, पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, पिज़्ज़ाज़ अवेलेबल हैं, बर्गर्स अवेलेबल हैं विद अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट कंटेंट। जो अवेलेबल है वही उसमें हर, और जो टेस्ट आता है वो टेस्ट तब आता है जब आप उसके अंदर स्वाद डालेंगे, तभी जब स्वाद आएगा तब चीज़ बिकेगी। तो ये तो डिमांड और सप्लाई से हर चीज़ गवर्न होती चली जा रही है। बहुत कंट्रीज़ में आज की तारीख में आप देखेंगे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, किसी आई थिंक वन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्कूल्स में ये जंक फूड अब वो लोग बैन कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारे यहाँ भी होगा, तो जल्दी हो जाए वो बेहतर है, लेट ना हो उसके लिए हम। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि ये ज़रूरत हो गया है। अब जितने भी हम लोग देखते हैं, केसेस पढ़ते हैं, कोई स्टडी आती है तो उसमें यही बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ पैक्ड फूड ये बीमारी हमको हो रही है, और ज़्यादातर लोग वो बीमारी कैंसर में आजकल तब्दील हो रही है, और यंग जनरेशन को भी आजकल डिटेक्ट हो रहे हैं ये सब। रही बात दूसरी सर की नेचुरल रेमेडीज की बात करें, कितनी ज़रूरी होती है? ये आपने बताया कि हाँ, ये इलाज के साथ साथ नेचुरल रेमेडीज भी ज़रूरत होती है, बट उसकी क्वांटिटी कौन बताएगा सर? वो सर, कैसे हम जानेंगे कि हमको कि भाई एक पत्ता तुलसी का रोज खाना है? वो कैसे, कोई गाइडलाइंस है क्या अभी? सर कोई गाइडलाइंस नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही करने की कोशिश कर रही है आज की तारीख में। हम जितना भी रिसर्च डेटा है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च डेटा ढूंढ के उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि दुनिया के किस कोने में, कहाँ पर, किस कैंसर में, किस नेचुरल रेमेडी के ऊपर। अब आपने बात किया तुलसी की, तुलसी है समथिंग कॉल्ड एज उर्सोलिक एसिड। सो हर नेचुरल चीज़ के अंदर कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल है ऊपर वाले का दिया हुआ। हल्दी के अंदर करक्यूमिन है, तुलसी के अंदर उर्सोलिक एसिड है। सो उर्सोलिक एसिड काम कर रहा है आपके लिए, एंड उर्सोलिक एसिड के ऊपर भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, ट्रायल्स नहीं हुए। ट्रायल्स करने में हज़ारों पेशेंट्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कोई करता नहीं है, पर स्टडीज़ हैं। हमारे पास डायरेक्शन है, हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू हो गए हैं, और हमें पूरे पेशेंट्स कम्युनिटी का, डॉक्टर कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का, सबका सपोर्ट चाहिए ताकि हम इवेंचुअली इस डेटा को डॉक्यूमेंट करके हम कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकें आने वाले समय में। सो हमें पहुंचने की ज़रूरत है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पे आगे बढ़ते रहें। अब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं सर, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। दूसरी बात ये है कि आजकल सर तमाम केमिस्ट शॉप्स पे सप्लीमेंट्स मिलते हैं। गिलोय की बात करें, तुलसी की कैप्सूल की बात करें, टर्मरिक बेस्ड कैप्सूल्स की बात करें, तमाम आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं। लोग जाते हैं, देखते हैं, अरे उसमें लिखा होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्या सच में वो इम्यूनिटी बढ़ती है? क्या सच में? क्योंकि उस पर तो लिख दिया जाता है कि एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। बिल्कुल सर, वो एक वर्ड है जो उस पर लिखा होता है। क्योंकि लोग देखते हैं, वो यूज करने शुरू होते हैं। कब तक यूज करना है किसी को कुछ नहीं पता, लोग लगे हैं खाने, शीशी पे शीशी, बोतल पे बोतल खत्म कर दी गिलोय की। तो कोई क्वांटिटी है सर? हर नेचुरल मॉलिक्यूल की क्वांटिटी डेफिनेटली है, और वो हर चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रखी है। प्रॉब्लम क्या है? 2 चीज़ें। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं मार्केट के अंदर, पर कुछ ऐसे ब्रांड्स होता है कि हम सस्ता ढूंढते हैं हमेशा। कुछ ऐसे भी हैं मार्केट के अंदर जो सिर्फ मार्केट की नीड का फ़ायदा उठाते हैं, और हमें खुद नहीं पता कि अगर हम वो पर्टिकुलर टैबलेट खा रहे हैं या पर्टिकुलर कैप्सूल खा रहे हैं, उसके अंदर अगर गिलोय लिखा हुआ है या उसके अंदर तुलसी लिखा हुआ है, उतनी तुलसी या गिलोय है भी? हमने आज तक कभी उसके हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, हमने कभी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस किसी का मांगा? वही बात आ जाती है, वो पिछला जो सवाल था, क्या हम एजुकेटेड हैं सब सवाल पूछने के लिए आज की तारीख में?
कोई तो यहाँ पे सर होना चाहिए ना, कोई तो रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी FSSAI चाहिए। बहुत अच्छा रेगुलेट करता है, FSSAI ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हुई हैं, पर आपको भी पता है गाइडलाइंस हैं, FSSAI बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लीकेजेस हो जाती हैं। आते हैं आपके दूसरे सवाल पे जो आपने पूछा कि कितनी डोसेज। अगर हम अगर हम एक जेनेरिक एंटी एजिंग, वेल बीइंग, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा गिलोय, थोड़ी हल्दी हर किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन जब हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तब वी शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअल डोसेजेस चाहिए हैं। जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी कर्क्यूमिन के ऊपर कि 2.5 ग्राम से 5 ग्राम कर्क्यूमिन के ऊपर एक्चुअल क्लिनिकल स्टडीज़ हो रखी हैं, और उसके लिए आप हल्दी नहीं खा सकते, आपको कर्क्यूमिन खाना है। गिलोय नहीं खा सकते, गिलोय का एक्टिव इंग्रेडिएंट खाना है। तुलसी नहीं खा सकते, उर्सोलिक एसिड खा सकते हैं, ऑब्वियसली खा सकते हैं। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बेनिफिट करेगी, पर लेकिन आपको एक्चुअल अगर उसको थेराप्यूटिक डोसेजेस पे लेकर जाना है तो आपको एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का सेवन करना ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू द होल प्लांट। यस, देर आर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी जो होल प्लांट्स पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे गए हैं। वही मैं आपसे कह रहा था ना, जब अगर जो मॉलिक्यूलर पाथवेज उस पर्टिकुलर नेचुरल पे मैप हो जाते हैं जिसकी किस्मत मैच कर गई, तो रिजल्ट एकदम से नेचुरल का आ जाता है, और नहीं करते तब वो नहीं होता है मैच। और कुछ कैंसर्स भी नोटोरियस होते हैं, कुछ कैंसर्स भी बहुत नोटोरियस होते हैं कि वो आप एक चीज़ रोको वो दूसरे पाथवे पे जाएंगे, दूसरा रोको तो तीसरे पाथवे पे आएंगे, पर थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। तो वही हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि देखिए सप्लीमेंट जरूर काम करते हैं, नेचुरल रेमेडी जरूर काम करती, बट डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिए। वो कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके सवाल है, अगर आप कोई सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना जरूरी है सर? बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से कंसल्ट करना। और इनफैक्ट जब मैं कैंसर की बात करता हूँ, जब कैंसर में आपकी कीमोथेरेपी चल रही होती है तो कीमोथेरेपी को एक साइंस के ऊपर जाएंगे कि कीमोथेरेपी है प्रो ऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट, वो, और हमारा जो नेचुरल है वो एंटी ऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट होता है, और इसके बीच में होती है लड़ाई। जब आप कीमो दे रहे हो और आप उसी के साथ नेचुरल यूज करोगे तो आपका कीमो का असर डाउन जाएगा। ये पॉइंट जो है आपको जरूर समझना चाहिए सर। हम फिर से आपसे समझेंगे जो आप कह रहे हैं कि अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सप्लीमेंट्स है, बिल्कुल उनको लेना फायदेमंद नहीं होता है। उनको लेना, देखो, बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लार्जर एस्पेक्ट की बात करें वो उसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है। और कोई भी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ आप कीमोथेरेपी की हाफ लाइफ में खाएंगे, जो कीमोथेरेपी का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जब तक रहेगा वो कीमोथेरेपी के असर को कम करेगा ही करेगा। हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर आपको लेना भी है तो आप हाफ लाइफ के बाद ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर से बिना पूछे नहीं ले सकते आप। इसीलिए डॉक्टर को पता है किस कीमोथेरेपी ड्रग का क्या हाफ लाइफ है, और उसके बाद वो आपको बता सकता है। तो रिकमेंडेशन हमेशा डॉक्टर की होनी चाहिए, और कभी भी अपने हिसाब से आपको कीमोथेरेपी के दिन, कीमोथेरेपी के अगले दिन अपने हिसाब से नहीं लेना चाहिए। हमने जब शुरू किया था कॉन्वर्सेशन, हमारी विटामिन सी की भी बात हुई थी। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, बहुत सारा डेटा आ रहा है कि अगर बहुत हाई डोसेज में कर लो तो वो थोड़ा प्रो ऑक्सीडेंट होता है, पर फिर भी हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एंटीऑक्सीडेंट और प्रो ऑक्सीडेंट को जब आप मिलाएंगे, आप एक ट्रीटमेंट के असर को कम कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे डिस्कशन से निकल के आया है। हमको लगता है कि हमारे डिस्कशन से आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी की हमने बात की। सर, विटामिन सी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है? सर, विटामिन सी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे इम्यून रिलेटेड जीन्स होते हैं हमारे, जिसको बूस्ट करने में विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। तभी हम कहते हैं कि विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। तभी आपने कोविड के टाइम पे बहुत सारा विटामिन सी का यूसेज देखा होगा। बहुत जब लो विटामिन सी हो जाता है तो हम एक डिजीज़ होती है स्कर्वी डिजीज़, वो भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन विटामिन सी का लेवल मेंटेन करने के लिए अगर आप एक अच्छा डाइट ले रहे हैं, आप अच्छे फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑरेंजेस खा रहे हैं, तो आपका बेसिक विटामिन सी जितना चाहिए वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी सी एजिंग बढ़ती है पॉपुलेशन के अंदर, तब कभी कभी आपका विटामिन सी लेवल जब कम होता है तो आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन आपके ट्रीटमेंट के टाइम पे, अगर कीमोथेरेपी हो रहा है उसके टाइम पे आप ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। हाँ, जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, जब आपका सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद अपनी इम्यूनिटी को वापस लाने के लिए आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
तो अगर आम भाषा में समझे सर, विटामिन सी हमको किस किस से मिल सकता है? जैसे कोई कैंसर पेशेंट अगर हमको कोई सुन रहा हो तो हम उसको क्या सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक विटामिन सी नहीं और भी कुछ मिनरल्स जरूर रहे होंगे, कोई विटामिन भी रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट आप बताना चाहें सर अपने एक्सपीरियंस से? एक चीज़ तो क्रॉनिक डिजीजेस से अगर दूर रहना है तो हल्दी को, अगर करक्यूमिन नहीं भी ले सकते, हल्दी को अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। हल्दी हर चीज़ में मदद करती है। हल्दी आपको थोड़ा बहुत ब्लड थिनिंग में भी हेल्प करेगी, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। अगर थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत सारे कैंसर के पाथवेज को रोकती है, तो थोड़ा वो कैंसर में भी हेल्प करेगी। इतना डेटा है, आप दुनिया की कोई भी बीमारी को उठा लें, कुछ ना कुछ डेटा हल्दी के ऊपर है उसका। अच्छा, तो लाइफ सेविंग मैं कहूँगा कि बिल्कुल है। ये तो हल्दी ज़रूर खाइए। हल्दी जरूर खाइएगा। कैसे खाने में इंक्लूड कर सकते, कैसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अपने हल्दी लाइफस्टाइल में जरूर आप इंट्रोड्यूस जूस में डालिए अपने, अगर आपको अच्छा जूस को अच्छा कर लीजिए, थोड़ा कुछ और चीज़ों में मिला के, अगर कड़वाहट लगती है किसी और चीज़ को मिलाइए साथ में, जूस को थोड़ा टेस्टी करिए। और आज के घरों में मैं पक्का जानता हूँ माएँ कुछ ना कुछ करके तो कड़वाहट को दूर कर ही देती हैं उसको, और टेस्टी बना देंगी जूस को, कि वो हल्दी को भी बच्चे को तो या खाने में अगर जैसे हम हल्दी मिलाते हैं तो पक जाता है, तो वो हम तो अपने घर में हल्दी का अचार खाते हैं। अरे ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है खाने का, हल्दी का अचार। हाँ, खट्टा, आप थोड़ा सा उसके अंदर इमली मिलाइए, थोड़ा उसको, जब आप वो खट्टेपन से उसको जब मिक्स करेंगे तो उसकी कड़वाहट आपको फील नहीं होगी। अच्छा। सो हल्दी को अपने जीवन का पार्ट जरूर, सबसे ज्यादा अगर रिसर्च नेचुरल में किसी भी चीज की हुई है तो वो हल्दी की हुई है सबसे ज्यादा। जो रोजमर्रा की जगह में आपको एक सब्जी मार्केट में मिल सकता है और जो आपको खाना चाहिए और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो हल्दी है, जो इजीली मिल सकती है, जिसमें बहुत पैसा नहीं खर्च होता, हमारी हर लेवल की जनता उसको खा सकती है। बिल्कुल कोई सवाल नहीं है उसके ऊपर। हल्दी को रोज अपनी डाइट में डालिए, और अगर कुछ कोशिश कर सकें तो हम इसको बोलते हैं सिट्रस फूड्स। मौसमी हो गई, ऑरेंजेस हो गए, आंवला हो गया, जिसमें विटामिन सी का लेवल ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल अपनी डाइट में रखिए और रोज़ करिए उसको, रोज़ करिए। तो कितना कौन जिएगा ये तो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। बट सर कभी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर तो सीधा मना करता है कि आपको कोई नमक हल्दी कोई मसाले नहीं खाने, वो क्यों? कोई भी छोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले मना कर देते हैं कि नमक नहीं खाना, हल्दी नहीं खानी, ये मसाले नहीं खाने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में जनता को। आप ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अपने कैंसर पेशेंट्स में हमने ब्लड में से सर्कुलेटिंग कैंसर सेल्स को बाहर निकाल के यूरोप की एक लैब में ले जाकर उस पर 3D ट्यूमरॉइड्स बनवाए, और हमने उन 3D ट्यूमरॉइड्स के ऊपर कैंसर की मेडिसिन्स और नेचुरल मेडिसिन्स दोनों का इस्तेमाल करके देखा। आप बिलीव करेंगे, ये जो नेचुरल मेडिसिन, जो मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी हमको असर मिला। हाँ, कैंसर की मेडिसिन का असर बहुत ज़्यादा मिला, उसका मे भी थोड़ा सा कम मिला, पर अच्छा खासा मिला। जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी मेडिसिन की तरह शरीर में काम करते हैं। जब डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है तो वो भी बिलीव कर रहा है कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो बिकॉज रिसर्च है उसके पीछे कि ये मेडिसिन देंगे तो ये ऐसे काम करेगी। जब हम उसको बहुत सारा नेचुरल उसके साथ मर्ज करते हैं, तो जैसे एक दवाई का दूसरी दवाई के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, वैसे ही एक दवाई का दूसरे नेचुरल के साथ भी इंटरेक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ग्रेप फ्रूट जो है, आप कोई भी दवाई खाएंगे और अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस के साथ उसको लेते हैं, ग्रेप फ्रूट मतलब अंगूर नहीं, ग्रेप फ्रूट एक आप देखते होंगे एक संतरे टाइप का फ्रूट होता है जो अंदर से लाल रंग का होता है। ओके। तो ग्रेप फ्रूट जूस बड़े कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी अगर आप बहुत होटल्स में जाइए तो सर्व होता है, बहुत कंट्रीज में लोग इसका जूस पीते हैं। ऑरेंज की तरह का होता है पर अंदर से लाल होता है, येलो की जगह ऑरेंज की जगह अंदर से लाल होता है। तो उस फ्रूट के साथ लेंगे तो उसका दवाई का जो असर है वो बढ़ जाएगा। जब असर बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट्स भी बढ़ेंगे। इसलिए आप अगर बहुत सारी दवाइयों के अगर आप उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल में जब पर्चा जो मिलता है साथ में जब खोल के देखेंगे, उसमें लिखेगा नॉट टू बी टेकन विद ग्रेप फ्रूट जूस। नेचुरल है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, एक सर्टेन जीन्स है मेटाबॉलिक जीन्स, उसको ट्रिगर करता है और दवाई के असर को बॉडी में बढ़ा देता है।
लेकिन दवाई तो उतनी ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से बनी हुई है कि इतनी दवाई देना है, लेकिन जब आप उसके साथ लेते हो तो दवाई आप मान के चलो आप दवाई की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, डोसेजेस बढ़ा रहे हो आप, एंड इसलिए डॉक्टर मना करता है कि जो मैं दे रहा हूँ वही लो, क्योंकि डॉक्टर को पता है जो मैं दे रहा हूँ ये मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूँ। और कई बार जब हम उसको 100 चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हैं पता नहीं चलता किसका रिजल्ट कहाँ से क्या हो रहा है, और अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स को भी नेचुरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? अगर इतना आप बता रहे हैं कि इतना बेनिफिट होता है तो नेचुरल प्रिस्क्राइब क्यों नहीं होता है सर हमारे यहाँ पे? सर इसलिए नहीं होता है, डॉक्टर्स की गलती नहीं है सर, किसी की तो गलती है सर। गलती नहीं मानूंगा मुझे, मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर हमें और रिसर्च चाहिए। अभी डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करते जब पता नहीं, अभी कोई डेटा नहीं पब्लिश होके आया कि इसका किस दवाई के साथ क्या इंटरेक्शन है, और जब तक वो डेटा नहीं होगा हमारे पास डॉक्टर कैसे करते हैं? डॉक्टर को भी तो पेशेंट की जान बचानी है, वो ऐसा ना करे कि जान बचाते बचाते उसने कुछ और साथ में लिख दिया और उल्टा और वो उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो साइड इफेक्ट्स को भी हमें बचाना है, इसलिए जो चीज़ प्रूवन है, टेस्टेड है, इसीलिए डॉक्टर उसको देता है। एंड अगर हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में मिलाएं, या तो डॉक्टर के पास उसका डेटा होना चाहिए पूरा, तभी तो हमारा कोर एंड क्रक्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट हमें, जैसे हमने अपने कहा चाइना में अब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पे ये सब होना शुरू हो गया है, हमारे देश में भी बहुत हो गया, आयुर्वेदा पे इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी, बहुत हो रहा है और बहुत अभी बचा है, एंड धीमे धीमे हम वहाँ पहुँचेंगे। तो जैसे आपने कहा कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कैप्सूल्स, हल्दी बेस्ड कैप्सूल्स बनाती है, तो उस पर कोई स्टडी है? उस हमारे अपने मॉलिक्यूल्स पे स्टडी नहीं है, और लेकिन हमने अपने मॉलिक्यूल्स को स्टडीज़ के ऊपर बनाया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूएस में एक रिसर्च हुई जिसमें ब्रेन कैंसर पे एडिमा कंट्रोल करने के लिए या सूजन कंट्रोल करने के लिए बॉस्वेलिया सिराटा बनाया। तो जो उस पर्टिकुलर क्लिनिकल स्टडी के ऊपर डोसेज थी, हमने उस डोसेज पे अपना प्रोडक्ट बनाया। तो जो प्रूव हो चुका है कैंसर के अंदर, जिसकी स्टडी है मेरे पास, हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि वो तो पता है, वो डॉक्यूमेंटेड है, और वो डॉक्टर भी अगर चाहे, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो स्टडी को यूज़ करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हर डॉक्टर पे डॉक्टर डिपेंड करता है। पर अब मेरे पास एविडेंस है उसका, और एविडेंस बेस्ड हमारी जो मेडिसिन है हम उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, इसीलिए हमको नेचुरल में भी एविडेंस बेस्ड नेचुरल मेडिसिन पे जाने की अब ज़रूरत है उसके लिए। तो कभी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है उसको? गवर्नमेंट ने पूरी मिनिस्ट्री बना दी नेचुरल मेडिसिन के ऊपर, इतना रिकॉग्निशन हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना रिकॉग्निशन किया है। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ चाहे जितनी भी हुई हो, कुछ हुई है और कुछ करने की ज़रूरत है अभी उसके अंदर। बहुत कुछ हुआ है, बहुत स्टडीज़ हुई हैं डायबिटीज़ के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर जाकर देखिए, इतना डेटा मिलेगा आपको, इतनी स्टडीज़ हो चुकी हैं, हज़ारों में स्टडीज़ हो चुकी हैं। हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अब हम कैंसर में भी वो स्टडीज़ करें, क्योंकि कैंसर में भी लोगों को ज़रूरत है। कैंसर में भी स्टडीज़ थोड़ी लिमिटेड हैं, पर उसको होने की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट बने, उसको स्टडीज़ को आगे लेके जाने में, ताकि हम एविडेंस बेस्ड नेचुरल मेडिसिन बोल सकें। और जो आपका पहला क्वेश्चन था जब हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी कि होम रेमेडीज़, हम उस होम रेमेडीज़ से बढ़ के एविडेंस बेस्ड रेमेडीज़ के ऊपर जा सकें। तो कितना खतरनाक हो सकता है सर? मेरा ये सवाल आया अभी आपकी बात सुनते सुनते कि डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया कैंसर का, और घर जाके लोग कहते हैं कि आप ये पानी पीजिए, वो पानी पीजिए, तो क्या ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, या आपको कुछ भी, देखिए कुछ भी बातें चलती हैं, ये इंडिया है कि ये आयुर्वेद है, या आप गर्म पानी पीजिए, आप इसमें ये मिला के पीजिए, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी के लिए? सर देखिए, यहीं पर तो बात आती है कि ये ले लीजिए या वो ले लीजिए, और ये और वो जो है ना, ये हज़ारों चीज़ें हैं। ये और वो के बीच का हमें रेंज नहीं पता आज की तारीख में। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने इस ये और वो के बीच में हमने अपने करियर में पेशेंट्स को क्या क्या नहीं सुना है। क्या सुना है सर? कोई कहानी अगर बताना चाहे। मैं कहानी तो बहुत सारी हैं ऐसी, फिर भी एक जो नहीं, अब उसके पीछे हमें एविडेंस भी बहुत सारा चाहिए। अब पेशेंट्स की बातें ऐसे बताना भी ठीक नहीं है, पर आप समझ ही सकते हैं हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मतलब कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इससे कैंसर ठीक हो सकता है, या कैसे आप सोच नहीं सकते क्या क्या चीज़ें होती हैं। अंधविश्वास है बिल्कुल। अब उस ये और वो के बीच में कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। क्या वो बहुत गलत है या बहुत सही है? यही तो एविडेंस चाहिए, और यही तो हो नहीं रहा है, यही तो नहीं हो पा रहा है। किसी ने किसी के घर पे कहीं कुछ ट्राई किया और किसी एक का कहीं कुछ कैंसर ठीक हो गया। वो तो हम कितनी बार देखते हैं जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट में ठीक हो जाता है पेशेंट। जब आपने सुना होगा, जब हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो पेशेंट को बताते नहीं कि उसको वो दवाई मिल, दो ग्रुप बनाते हैं ना, कंट्रोल एंड दूसरा वाला ग्रुप। तो एक ग्रुप को दवाई देते हैं, दूसरे को नहीं देते, कई बार दूसरे वाला ठीक हो जाता है।
क्योंकि वो मोटिवेटेड होता है, वो पॉजिटिव होता है। पर हम उसको ट्रीटमेंट में तो नहीं ले सकते, वो तो प्लेसिबो इफेक्ट आया है। यही प्लेसिबो इफेक्ट तो हटाने हैं, यही प्लेसिबो इफेक्ट आप किसी भी इतने सारे, हमने बहुत सारे जगहों की नेचुरल मेडिसिन को भी कैंसर पेशेंट्स के एक्चुअल 3D ट्यूमरॉइड्स पे चेक किया है। बहुत काम करती हैं, बहुत नहीं काम करती हैं। वही मेडिसिन उसी आयुर्वेदा, उसी पर्टिकुलर नेचुरल मेडिसिन उसी जगह से एक पेशेंट पे काम कर रही है, दूसरे पे नहीं काम कर रही। काम करती है, पर उसको साइंस से लिंक ही नहीं किया कि ये जो अब हम एविडेंस बेस्ड हम कन्वेंशनल मेडिसिन में करते हैं, वो नेचुरल मेडिसिन में अभी तक नहीं हो पाया है। यही तो करने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ से वहाँ तक में हज़ारों चीज़ें हैं, उसमें कुछ चीज़ें प्रूवन हैं कि हेल्प करती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो गया, रिकरेंस अवॉइडेंस आपको करना है, हल्दी ज़रूर खाइए, अच्छे से खाइए हल्दी, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और हर कैंसर के मॉलिक्यूलर पाथवेज को स्टडी करके हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि मोटा मोटा, या तो हम हर पेशेंट पे जाके टेस्ट करें, नहीं तो हम मोटा मोटा ये टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम एम्पेरिकल बोलते हैं। एम्पेरिकली हम इतना डेटा हमारे रिसर्चर्स ने, दुनिया भर के रिसर्चर्स ने, हमारे देश के रिसर्चर्स ने, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने इतना डेटा दे दिया है कि ये पर्टिकुलर कैंसर होता क्या। लेकिन वो रिसर्च होने के बाद कभी प्रोडक्ट नहीं बनता ना, क्योंकि प्रोडक्ट में पैसा नहीं है, बिकेगा नहीं, वो रिसर्च वहीं ख़त्म हो जाती है। हमारी कंपनी वही करने की कोशिश कर रही है इस समय कि अगर हम उसको जितना डॉक्यूमेंटेड है निकाल सकें और हम कैंसर के बेसिस के ऊपर उसको बाइफरकेट कर सकें, इस कैंसर में ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथवेज विल वर्क बेटर। एंड एटलीस्ट पोस्ट ट्रीटमेंट, आपका जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया, जब आपका इंटरैक्शंस के प्रॉब्लम में से आप बाहर गए हो, तब एटलीस्ट आप कुछ मेडिसिन ले सकते हो अपना रिकरेंस अवॉइडेंस करने। कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकरेंस। ट्रीटमेंट एक बार हो जाता है, ट्रीटमेंट डिजीज वापस आती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेन फैक्टर क्या रहता है सर कैंसर का? ये तो हमने बात की, जिनको कैंसर है उनके लिए हमने बात की सप्लीमेंट्स की, बट जो अवॉइड करना, जो वो दर्शक भी हम लोगों को सुन रहे होंगे कि जो अवॉइड करना चाहते हैं कि ये ना हो हमको कभी, और हम तो चाहेंगे कि किसी को भी ना हो, तो उनके लिए क्या कोई टिप्स, कोई? सर कैंसर होता कैसे है ये जानने की ज़रूरत है उसके लिए पहले। ये बहुत बड़ा टॉपिक, किसी हर जिससे बात करो वो ये पूछता है। कैंसर डेफिनेटली जेनेटिक म्यूटेशन से होता है। हम बहुत बार कहते हैं कि भाई कैंसर हो गया इन पेशेंट का, हमने 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 जेनेटिक म्यूटेशन रिपोर्ट कराई पर कोई म्यूटेशन निकला नहीं। अब कोई म्यूटेशन निकला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि म्यूटेशन है नहीं, इसका मतलब हम म्यूटेशन ढूंढ नहीं पाए। अगर कैंसर होता है वो म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशंस होते हैं कार्सिनोजन से। जितना नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल रहने की कोशिश करो, उससे आप कैंसर अवॉइड कर सकते हो। ऑर्गेनिक फूड खाओ, पर कितना ऑर्गेनिक फूड खाओ? वैसे आपसे कहा ना कि सोसाइटल चेंजेस हो चुके हैं, तो सोसाइटल चेंजेस जब हो चुके हैं, क्या ऑर्गेनिक हमको मिल पाता है? पूरा मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, वहाँ इकोनॉमिक्स आ जाती है बीच में। तो जितना नेचुरल खा सकते हो उतना नेचुरल खाओ, जितना कम हाई ग्लाइसेमिक फूड खा सकते हो उतना कम हाई ग्लाइसेमिक फूड खाओ, क्योंकि जितना, अब जैसे हाई ग्लाइसेमिक फूड सर आम भाषा में? ओके, हाई ग्लाइसेमिक फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर पेशेंट्स के लिए भी और जिनको नहीं है उनके लिए भी। कोशिश करें अपनी लाइफ में वो फूड खाएं जो कि लो ग्लाइसेमिक होता है। अब डेफिनेशन पे आते हैं हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक की। हाई ग्लाइसेमिक फूड वो होता है जिसको खाने के बाद शुगर एकदम से शूट करता है। लो ग्लाइसेमिक फूड ये होता है जिसको खाने के बाद शुगर धीमे 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 शूट करता है। जो एकदम से शूट करेगा वो खराब है। ये वही हम बात कर रहे थे आपके कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स की, उससे एकदम से शूट करता है। अब आपको एक दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी बोलते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है कंपेयर टू पोटैटो। आलू खाते हैं एकदम से घुल जाता है, जब शकरकंदी खाते हैं तो उसके अंदर रेशियो होते हैं, फाइबर जिसको बोलते हैं। चाहे वो स्वीट है लेकिन ब्लड में जब वो शूट करता है तो धीमे 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 करते हैं, क्योंकि वो फाइबर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कोई भी ऐसा फूड खाइए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टडी करिए। तभी कहते हैं कि मिक्स्ड ग्रेन्स की रोटी खाइए। सफ़ेद आटा एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स शूट करता है। अच्छा, लेकिन जब आप मिक्स्ड की खाते हैं जिसमें फाइबर होता है, मोटा आटा, तो वो धीमे धीमे से करता है। चावल, ब्राउन राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वाइट राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। वाइट राइस और चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है। पर लोग कहते हैं डायबिटीज है, चीनी छोड़ देते हैं, चावल नहीं छोड़ते।
और चावल तो मेरे को लगता है कि बहुत 70-80% लोग चावल खाते ही खाते हैं, जरूर खाइए, ब्राउन राइस खाइए। ये तो पहले तो ब्राउन ही होता था ना राइस, पहले तो कहाँ हम अब तो मतलब बेचा जाता है कि बासमती ये हाई रिफाइंड राइस है, ये है। रिफाइंड है, हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं यहाँ पे। हाँ रिफाइंड है, रिफाइंड किया हुआ, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। सेफ खेल रहे हैं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं खेल रहे, करेक्ट है ये। क्योंकि हम सर अगर उसका इतना इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पे तो हम क्यों बेचेंगे वो प्रोडक्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए? नहीं सर, प्रोडक्ट बनता है ना, आप जब आपको देखो, जब मैं आपको एक बार और बताऊं, जब पॉलिसीज होती है ना, जो पॉलिसीज देश के लिए होती हैं, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती हैं। देश को फीड भी करना है, देश को फीड भी करना है। इंडिविजुअल से देश बनता है सर। इंडिविजुअल अगर एक को कोविड हुआ था तो आप देखिए सर कहाँ कहाँ कोविड हुआ था। मैं इंडिविजुअल को हम नहीं छोड़ सकते सर, अगर हम इंडिया में हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, को नहीं छोड़ सकते। मैं इस बात पे बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटा मोटा बस ये कहना है कि ये हमारी और आपकी चॉइसेस हैं, ये सरकार की चॉइस नहीं है। आपकी और हमारी चॉइसेस हैं कि हम सफ़ेद खाते हैं या हम ब्राउन खाते हैं। ब्राउन पहले सस्ता हुआ करता था क्योंकि उसके ऊपर से और सस्ता हो गया सर। सफ़ेद और सस्ता हो गया क्योंकि क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर। आप माने चाहे ना माने सर। नहीं मैं होता ही है थोड़ा बहुत, तो आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती तो अब आदमी बनाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। और गवर्नमेंट की भी मैं गलती मानूंगा कि गवर्नमेंट कैसे अप्रूव कर रही है। सर व्हाइट राइस खाना बुरा नहीं है, हेल्थ में आप कंपैरिजन। हम सिर्फ राइस की बात नहीं कर रहे थे, राइस की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जिनसे हमको पता है कि इसमें हेल्थ हजार्ड्स हैं। अगर हम रेगुलर इनटेक करेंगे, हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ये सब ने बोला है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, स्टडी भी बोलती है, गवर्नमेंट भी बोलती है, फिर भी वो प्रोडक्ट है और उसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है सर। ये देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, गवर्नमेंट की इन चीज़ों पे कमेंट करने के लिए। बिकता तो सिगरेट भी है सर, उस पर वार्निंग तो है सर कम से कम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उस पर तो वार्निंग भी नहीं है सर उन प्रोडक्ट्स पे। ये शायद हम सबको मिलके, आपको मुझे, हम सबको मिलके, तो ये कम से कम वार्निंग तो होनी चाहिए कि ये राइस आपको देख के खानी चाहिए या उनको नहीं खाने चाहिए। इंडिविजुअल कुछ तो सर एक गाइडलाइन होनी चाहिए हमारे लिए। गाइडलाइंस उस पे आ सकती है कि किससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, किससे कम होता है, लेकिन कितने लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी समझ पाएंगे सर? इसीलिए तो ये पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप बता सकें, जो हमारे दर्शक हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि हम उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिनको ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट देख के आप प्रोडक्ट ना खरीदें सर। जब तक वो बदलाव आता है देश में, तब तक इस पॉडकास्ट से हम लोगों तक वहां पहुंच सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि अगर सफ़ेद और भूरा चावल वहाँ पड़ा हुआ है, कोशिश करिए भूरा चावल उठाइए, उससे आपका सेहत बेहतर बनी रहेगी। और चपाती के लिए भी सर ने जो बात की है वो जरूर आप मल्टीग्रेन चपाती आप और जितना आप नेचुरल रहें, बिल्कुल सर, जितना आप नेचुरल रहें उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये जो आजकल हम लोग पैक्ड फूड्स ये सब चले गए हैं, इनको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। तो अपने को तो डिस्कशन से सर यही समझ में आता है, जो समरी हमारी निकलती है कि जितने हम, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमको पहले जिसको कहते थे कहानियां सुनाते थे दादा दादी की, भाई ये खाने चाहिए वो नहीं खाने चाहिए, वो सच है अभी भी। बिल्कुल सच है, वो सब वही सब सच है, वो सब सच है। और जितना पुराने ज़माने के नेचुरल पे जा सको उतना चीज़ों को अवॉइड कर पाओगे। जितना पुराने ज़माने के नेचुरल पे जा सको, जितना सब्जियां खा सको, जिस फॉर्म में गेहूं पिसा है उस फॉर्म में खाओ, चोकर मत हटाओ, चावल जिस फॉर्म में पैदा हुआ उस फॉर्म में खाओ, मत हटाओ उसको, वाइट राइस में मत कन्वर्ट करो। जितना वो कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, और जब वो करोगे सेहतमंद रहोगे। मेरी खुद की डेस्क जॉब है, मैं नहीं उठ पाता डेस्क जॉब से, क्योंकि उठा तो काम बंद हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हो उठो डेस्क जॉब से, चलो जैसे पुराने ज़माने में लोग चला करते थे। जितना कोशिश कर सकते हो, कार को, स्कूटर को, बाइक को अवॉइड करो उतना अवॉइड। नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि करा तो बहुत चीज़ें और रुक जाती हैं कई बार, लेकिन कर सकते हो तो करो, बिकॉज उसी से जीवन में बदलाव आएगा, उसी से कैंसर के केसेस कम होंगे। म्यूटेशन अगर पीछे से आ भी रहा है, जैसे मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दूंगा एक और, कि मेरे वाइफ की फैमिली में बहुत सारे केसेस होते हैं कैंसर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई एक म्यूटेशन है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। म्यूटेशन है तो है, हेरिडिटरी म्यूटेशंस हैं, मैं नहीं बदल सकता उसको। हम बदल क्या सकते हैं? हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर उस म्यूटेशन से कोई ऐसा प्रोटीन है जो ओवर एक्सप्रेस होता है, जो कैंसर बनाता है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हल्दी, आंवला और सारी जो नेचुरल चीज़ें जो हम डाल सकते हैं, अगर हम वो डाल सकें अपनी डाइट के अंदर, तो हम उसको कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। मज़ा आया सर आपके साथ बातचीत करने में, और मेरे को लगता है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ
पॉइंट्स मिले होंगे इस पे, और कैसा लगा आपको शो ये बताइएगा। और हम यही चाहेंगे कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और हम डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी सलाह दें, आप हमेशा अपने पेशेंट्स के बारे में ही सोचते हैं, तो जो भी सलाह दें अच्छे से सलाह दें, क्योंकि देखिए पेशेंट्स आपके पास आते हैं यही होप करके कि आप ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता। तो इस पे बात करने की, चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। ये ऐसे पॉडकास्ट हमारे जारी रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। कोई सवाल होगा सर से आप पूछ सकते हैं, आप हमको कमेंट्स भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए, हम सर से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे दोबारा बुलाने की। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।